नमस्कार, मैं रश्मि चौधरी ग्राउंडेड थियोरी की मुख्य मेथोडोलॉजिकल विशेषताएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इसमें ग्राउंडेड थियोरी में जो विधि की जो विशेषताएं हैं, इसमें है कि एक शोधार्थी के लिए आवश्यक है कि वो प्रदत्त के साथ निरंतर अंतर्क्रिया करे। ऐसे प्रश्न जिससे कि सिद्धांत का निर्माण हो सके, तो वो ऐसे प्रश्नों को गठन करे जिससे कि उसको सिद्धांत के बनाने में मदद मिले। वो सटीक प्रश्न होने चाहिए और कहीं कहीं उसे जो दो प्रत्यय हैं उनमें संबंध देखने के लिए भी प्रश्न पूछने चाहिए कि ये जब जो जैसे मैंने उदाहरण दिया, जब ये हो रहा है, जब ये किया जा रहा है, जब अध्यक्ष के द्वारा यह अभिप्रेरणा की जा रही है, तो उसके फलस्वरूप क्या हो रहा है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जब दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में जब हम जोड़ने के लिए जब हम डेटा लेते हैं तो हमें अध्ययन करने की जरूरत होती है। इसी तरीके से हम तुलना भी कर सकते हैं और तुलना दो अलग अलग अनुभव हैं, तो ये अलग अनुभव किस कारण से हैं ये हम देख सकते हैं। तुलना किस में है, ये अनुभव किसके द्वारा अनुभव किए गए हैं और ये किस श्रेणी के द्वारा अनुभव किए गए हैं। किसी के लिए समस्याएं हैं प्रश्न पत्र निर्माण करना, तो वो किसके लिए हैं, सभी शिक्षकों के लिए हैं कि नए नियुक्त शिक्षकों के लिए है। तो ये हम तुलना करते हैं। इसी तरीके से हम ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमें जा करके फील्ड में, क्षेत्र में क्या देखना है, क्या परखना है। यह हम सोच समझ करके जाते हैं अपने विषय वस्तु से संबंधित जो हमारे पास आइडियाज हैं उनको लेकर के कि हमें क्या देखना परखना है। हम ये सोच समझ करके उतरते हैं फील्ड में। हम परिकल्पनाएं भी बना लेते हैं कि हम ये देख रहे हैं तो इससे संबंधित जब यह इससे जुड़ रहा है और ये कॉन्सेप्ट इससे जुड़ रहा है, ये हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, इस श्रेणी में ये बातें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इस श्रेणी में अलग ऐसी बातें देख रही हैं, तो हम इसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं, कुछ परिकल्पनाएं बनाते हैं। परिकल्पनाएं क्या होती हैं? जब हम दो चरों या दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में जब हम संबंध देखने की कोशिश करते हैं, बताते हैं, तो वो हम जब बताते हैं तो वो परिकल्पना होती है। और हम छोटे छोटे खाके भी खींच सकते हैं ढांचों का, जिससे कि हम उन परीक्षण कर सकते हैं अपने उन विचारों का जिसको कि हमें परिकल्पना के रूप में निर्मित किया है। तो इस तरीके से हम एक जब ग्राउंडेड थियोरी करते हैं तो इस तरीके से हम ये कार्य करते हैं। इसमें जब सैम्पलिंग हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे सैद्धांतिक सैम्पलिंग विधि का उपयोग किया जाता है और यह पर्पसिव सैम्पलिंग का, उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग का ही एक काइंड है, प्रकार है। और इसमें जैसा हमने भी चर्चा की थी कि इसमें जब हम थ्योरी बना रहे होते हैं तो कहीं कहीं हमें लगता है कि कहीं कहीं ये रिक्तताएं हैं, तो उन रिक्तियों को, उन गैप्स को, उन खाली स्थान को भरने के लिए हम और जाते हैं और डेटा लेके आते हैं। कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं, कुछ और प्रश्न पूछते हैं हम, और लोगों से साक्षात्कार लेते हैं, और जिससे कि हमें वो बात स्पष्ट होती है कि ये जो नवनियुक्त जो अध्यापक हैं उनकी कठिनाई इस तरीके की है, तो ऐसी क्यों है, तो ये हम जानते हैं। और जो पहले से उनकी ये कठिनाई नहीं है तो उनकी दूसरी कठिनाई क्या है। तो हम लोग वो जो देखते हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं, कांस्टेंट कंपैरिजन चल रहा होता है, तो हम जो गैप रह गया हम उसके लिए जाते हैं कि क्या ये सभी को नवनियुक्त टीचरों को ये दिक्कत आ रही है कि वरिष्ठ को भी ये दिक्कतें आ रही हैं, कठिनाई आ रही हैं प्रश्न पत्र निर्माण में, या फिर मूल्यांकन करने के पश्चात जब विद्यार्थियों को उनके उत्तर पुस्तिकाएं दिखानी है तो वहां कठिनाई आ रही है। तो ये सभी को आ रही है, क्या नवनियुक्त शिक्षकों को ज्यादा आ रही है, या फिर ये वरिष्ठ शिक्षक जो थोड़ा बहुत कड़ाई से जांच रहे उन्हीं को खाली कठिनाई आ रही है।
तो इस तरीके से ये चीजें हम देख सकते हैं और जोड़ सकते हैं कि यहाँ कठिनाइयां ऐसी ऐसी हैं, ऐसी ऐसी हैं, और संकाय प्रमुख की भूमिका वहाँ क्या क्या कैसी रही है। तो ऐसे में थियोरेटिकल सैम्पलिंग ही काम आता है। यहाँ पे हम और किसी सैम्पलिंग से काम नहीं चला सकते, जिससे कि वो और ऐसे वो प्रदत्त होते हैं, ऐसे डेटा होते हैं जो वो आपके सिद्धांत में जो खाली स्थान रह गया है, कुछ जुड़ नहीं पा रहा है, कड़ी नहीं जुड़ पा रही है, तो उस कड़ी के लिए हम फिर से जाते हैं, तो वो हम थियोरेटिकल सैम्पलिंग कहते हैं। तो इस थियोरेटिकल सैम्पलिंग के माध्यम से हम अपने शोध कार्य में, इस ग्राउंडेड थियरी के शोध कार्य में आगे बढ़ करके कुछ निश्चित इंटरप्रिटेशन या व्याख्या कर सकते हैं। इसमें जो शोध करता है वह प्रश्न पूछता है डेटा को लेकर के कि ये जो डेटा हैं ये ऐसे क्यों मिले, कैसे मिले, किससे मिले, और जिससे कि वो आप इसको स्पष्ट रूप से बता सकें कि यहाँ पे जो जटिल बातें हैं वो सहजता से समझ में आए, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलताएं हैं वो कम हो और स्पष्ट रूप से आपको चीजें समझ में आ जाएं, आसानी से आपको चीजें समझ में आए। तो इसलिए वो डेटा किसका है, प्रदत्त जो मिल रहा है ये किससे मिला है, किसने बात बताई है, किसका ये अनुभव रहा है, आपने जो ऑब्जर्वेशन किया वो आपने किसका किया, उस ऑब्जर्वेशन के दौरान आपको क्या दिखाई दिया। तो उससे संबंधित जो डेटा है उनसे आपको लगातार आपको देखना समझना है कि कहाँ से आया है और किस जगह ये फिट बैठ रहा है। आप जब सारणी बना रहे होते हैं, टेबुलेशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ कहाँ कहाँ किस तरीके की चीजें कहाँ से आ रही हैं। तो ये आप कार्य जो है इसमें बहुत समझदारी से समझ बूझ करके करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर एक जब सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं तो सिद्धांत निर्माण में है कि वह सिद्धांत अन्य जो नवागत शिक्षक हैं उन पर भी लागू हो जाएगा, और जो अन्य जो संकाय प्रमुख हैं वो भी जो भूमिकाएं हैं जहाँ पे आपने अध्ययन किया उन भूमिकाओं को वो भी अपना करके मूल्यांकन कार्य को सहजता पूर्वक अपने संस्थान में पूर्ण करा सकते हैं। तो चूंकि आपको ये जनरलाइज करने की बात है कि जब आप बना रहे हैं थियरी, तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके ये सिद्धांत निर्माण करना पड़ता है। तो जो संबंध है चरों के बीच में जो आप अध्ययन कर रहे हैं उनकी प्रकृति क्या है, क्या क्या कहाँ कहाँ पे परिवर्तन है, क्या वेरिएशंस हैं, वेरिएशन किसके कारण है, वो श्रेणियों के कारण है, टीचरों की श्रेणियों के कारण है, या जो दत्त कार्य हैं या मूल्यांकन कार्य के में वेरिएशन है, और उस जो शिक्षक और जो नवीन शिक्षक हैं और जो भूमिका अन्य वरिष्ठ शिक्षकों की है उनमें उन संबंधों का भी क्या कुछ भूमिका है आपके इस मूल्यांकन प्रक्रिया में जो है सहयोग आप लिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार के जो वेरिएशंस हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो संबंध हो सकते हैं, वो प्रकृति कैसी है, संबंध वेरिएबल्स के बीच में जो संबंधों की प्रकृति क्या है, ये अध्ययन करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और उन प्रश्नों से आप जो सोच करके चलते हैं, आप डेटा लेते हैं, और डेटा जब आ जाता है तब फिर से आप प्रश्न करते हैं कि डेटा कहाँ से आया, किसने अनुभूत किया, और हम आपके ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या है, ये कहाँ से ये बात आई, तो किस परिस्थिति में हुई, किसने ये कहा, ये सारी चीजें जब जोड़ते हैं तब आप वो कड़ियां बनती जाती हैं और वो सिद्धांत बनता है। तो इस तरीके से सिद्धांत बनाने के लिए आपको थियोरेटिकल सैम्पलिंग करनी होती है, और आपको उससे सिद्धांत को के पीछे जो भी विशिष्ट जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं और जो अनुभव हैं, वो आपको जानने की जरूरत है, और इसके लिए आप क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन हर समय पूछते हैं, फील्ड में उतरने के पहले प्रश्न पूछते हैं, जब डेटा आ गया फिर प्रश्न पूछते हैं, डेटा को लेकर के प्रश्न पूछते हैं। तो आपका इस तरीके से लगातार आपकी अंतर्क्रिया हो रही होती है
आपके बीच में और डेटा के बीच में, और ये आप लगातार करते रहते हैं और जब तक कि आप किसी सिद्धांत तक नहीं पहुंच जाते। इसमें एक रिसर्चर के लिए जरूरी है कि वो सैद्धांतिक रूप से बड़ा संवेदनशील हो। इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी। जैसे कि आप को बहुत समय ऐसे ही तुरंत थ्योरी नहीं उभर जाती, तुरंत नहीं आ जाती है, सिद्धांत ऐसे ही नहीं तुरंत आपको दिखाई देंगे। आपको डेटा के संग बैठ करके बहुत लगना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, सोच विचार करना पड़ता है। आप उसको कई तरीके से सजाते हैं और रखते हैं कि यहाँ पे रख रहे हैं तो क्या चीजें आ रही हैं, इस टेबल्स के इस कॉलम से इस रो में हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रो से ऐसे बढ़ रहे हैं, हम इसको पर ये इस रो से इस रो में रखें तो क्या आ रहा है। तो इस तरीके से डेटा को लेके, डेटा क्या बता रहा है, डेटा से क्या आपको कुछ दो कंडीशंस के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में आपको कुछ संबंध दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप बैठ के बहुत मनन और अध्ययन करते हैं। और साथ में ये क्वेश्चन भी पूछते जाते हैं, प्रश्न भी पूछते जाते हैं, ये किसने अनुभव किया, ये किसने कहा, आपने जो ऑब्जर्वेशन किया ये किसका ऑब्जर्वेशन था, कहाँ देखा, किस स्थिति में देखा, क्या अवस्था थी वहां पर। तो ये भी आप प्रश्न करते हैं। और हाउ, ये कैसे हुआ, कैसे ये इस प्रक्रिया में हाउ यानी कैसे, ये कैसे किया गया। तो यदि शिक्षकों की समस्याएं हैं मूल्यांकन कॉपियों की मूल्यांकन में, तो उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में, तो ये मूल्यांकन का समाधान कैसे हुआ, वहाँ पे क्या भूमिका रही अन्य लोगों की और संकाय प्रमुख की, और हाउ मच, कितना अधिक और क्यों। तो क्यों ऐसी समस्याएं आ रही हैं, क्यों कठिनाइयां, क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है, क्यों ये आपके लोगों ने बात ऐसे क्यों बताई है। तो ये इस सब का प्रश्न का उत्तर आप खोजते हैं, उसके लिए आप जाते हैं, उत्तर खोजते हैं और फिर वो उत्तर मिलते हैं तो उनको आप जोड़ते हैं और उससे आप एक सिद्धांत एक उभर के आता है। तो सिद्धांत एक बार में ही नहीं आ जाता, छोटे छोटे आप खाके बनाते हैं, छोटे छोटे आप देख रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको जुड़ती हुई दिख रही हैं, फिर और कुछ चीज़ें दिखती हैं, आप खाका बनाते जाते हैं। तो इस तरीके से ही करते हुए धीरे धीरे आप एक सिद्धांत पर पहुंचते हैं। तो इसलिए इसमें जो है जब ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं तो ये थ्योरी इस तरीके की होनी चाहिए कि जो कि वो सिद्धांत कहीं और भी उपयोग में आ सके। इसमें कभी कभी हमें संवेदनशील होना चाहिए कि हमेशा ऐसा देखा गया या कभी नहीं ऐसा हुआ, तो ये शब्द जो है या कुछ इनसे थोड़ा सा इसको सेंसिटिव रहना चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। एक शोधकर्ता को सारे जो आप शोध जो बातें देखें, अध्ययन किए हैं, तो जो आप जिस संप्रत्यात्मक विकास की बात आप कर रहे हैं अपने शोध में, आपका विकास हुआ है, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ है, वो किस प्रक्रिया से होके आप गुजरे हैं उसका विस्तार पूर्वक आप वर्णन करते हैं कि करते हैं, क्योंकि आपको बताना है कि हम कैसे इस सिद्धांत पे पहुंचे, तो क्या क्या बातें थी, किस तरीके से आप आगे निरंतर बढ़े और कैसे आप ने यह निर्णय निष्कर्ष निकाला, निर्णय किया कि यही निष्कर्ष है और ऐसा ही सिद्धांत है। तो उस प्रक्रिया को आप विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं और किस तरीके से आप आगमन विधि से उस सिद्धांत तक पहुंचे हैं और आपने संबंधों को किस तरीके से आगमन विधि से प्राप्त किया है, यह आप बताते हैं। इसमें जो इस्तेमाल उपयोग होता है उसमें ओपन एंडेड वैयक्तिक निजी साक्षात्कार विधि होती है, जिसमें प्रश्नों को हम खुला छूट होता है कि हम क्या प्रश्न, एक शोधार्थी क्या प्रश्न पूछे जो कि उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में मदद करे। तो वो ओपन एंडेड होते हैं प्रश्न, वहां पर जा करके आप पूछते हैं। पहले से ही उसके उत्तर निर्दिष्ट नहीं होते, पहले से तैयार उत्तर नहीं होते कि यही होगा उत्तर और ये
कोष्ठ में आपको चुनना नहीं है। ओपन है विद्या जो साक्षात्कार जिसका लिए जाना है वह कुछ भी स्वच्छंद होता है। उस प्रश्न का उत्तर कुछ भी वो दे सकता है, विस्तार से दे सकता है, अलग अलग उनके उत्तर हो सकते हैं। तो उसमें हम इसको ओपन एंडेड इंटरव्यू के द्वारा हम प्रदत्तों का संकलन करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दस्तावेजों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे कि वो पत्र हो सकते हैं, कुछ वहाँ भी डायरीज हो सकती हैं, कुछ वहाँ पे मिनट्स हो सकती हैं जो संकाय में मीटिंग के द्वारा, गोष्ठियों के द्वारा जो लिखी गई, तो वो मिनट्स भी हो सकते हैं। और कुछ साहित्य भी हो सकता है जो कि एक उस थियरी के निर्माण में वो काम आए, जो काम आए। तो इस तरीके से उसमें जो भी उपयुक्त आपको लगता है कि प्रदत्त है, यहाँ यहाँ से मिल जाएगा, तो आपको वो प्रदत्त संकलन करना चाहिए। और एक जो मुख्य विधि है वो साक्षात्कार विधि है। जो यहाँ थोड़ा त्रुटि हो गई है, डेटा है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जो प्रदत्तों का विश्लेषण है यह इस तरीके से किया जाता है कि हम साम्यताएं और जो अंतर हैं वो हम उसको खोजते हैं कि विभिन्न श्रेणियों में यदि हमने बांटा है कि ये, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि ये नवनियुक्त जो अध्यापक गण हैं और जो वरिष्ठ हैं, तो उन क्या क्या कठिनाइयां हैं और दिक्कतें हैं और क्या साम्यताएं हैं, तो उनमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। तो इस तरीके से वो जो सहभागी हैं वहाँ आप जिनसे आप ले रहे हैं डेटा, तो उनके उत्तर में कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि साम्यताएं हैं और क्या अंतर है, ये आप देखते हैं। उनके एक्सपीरियंसेस, अनुभव में किस तरीके से ये दिखाई दे रहे हैं, आपके ऑब्जर्वेशन में कैसे आ रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया वैसे ही ऑब्जर्वेशन में भी आ रहे हैं, ये आप अध्ययन करते हैं। जब हम इसके विधि में फिर से जाते हैं तो इसमें हमने जैसे भी चर्चा की है, इंटरव्यू होता है, ओपन एंडेड होता है, और वो अनुभवों के बारे में जिज्ञासु होता है, प्रश्न पूछता है पार्टिसिपेंट से, सहभागियों से, किसी प्रक्रिया के बारे में या फिर किसी घटना के बारे में, और या फिर किसी सामाजिक यदि घटनाक्रम का अध्ययन करना घटना का, तो इसमें क्या हुआ, व्यक्तियों के साथ क्यों ऐसा हुआ, और उनके लिए इसका क्या अर्थ निकलता है, उनके लिए क्या मायने रखता है ये घटना, ये प्रश्न कुछ हो सकते हैं इंटरव्यू में। हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, वहां पर जा कर के स्थिति विशेष में जा कर के अध्ययन करते हैं, और मौलिक जो प्रदत्त है वो हम संकलन करके लाते हैं। कभी कभी डेटा जो है हम तकनीकी रूप से भी ले सकते हैं। कभी कभी हम जैसे कि हम इंटरनेट के यूज़ करते हुए, हम गूगल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए भी हम दे सकते हैं और उनसे उत्तर ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री मटेरियल्स जो होते हैं वो हम इनको दो प्रकार में बांटते हैं। एक तो एक्सटेंट टेक्स्ट, यानी कि जिसपे कोई जो जैसा था वैसा ही हमने उस वस्तु को ले लिया है एक साक्ष्य के रूप में, कि जो बता रहा है कि ये ऐसा लोग अनुभव कर रहे हैं। इसमें रिसर्चर किसी तरीके से जो उसे टेक्स्ट मिल रहा है, जो पाठ मिल रहा है, जो वस्तु मिल रही है, वह उसमें कोई हेरफेर नहीं करता, वो उसका स्वरूप नहीं परिवर्तित करता। तो एक्सटेंट लिटरेचर जो जैसा था वैसा ही हमने उसको ले लिया, जैसे कि चिट्ठी हो सकती है,
कुछ ऑफिशियल चिट्ठियां हो सकती हैं, जो जैसा स्वरूप था वैसे ही हम उसका उपयोग करते हैं। उसमें हम कोई हेरफेर करने का कोई हमें स्वरूप में हम परिवर्तन नहीं करते। एलिसिटेड होते हैं, जो कि एक शोधकर्ता पार्टिसिपेंट से कहता है कि आप हमें लिख के बताइए। तो वो लिख करके वो हो सकता है कि दे दे, उनके सामने वो लिख के दे दे, या कुछ समय पश्चात दे दें, या फिर वो गूगल फॉर्म के द्वारा और इंटरनेट के माध्यम से उनको दे दे और उनसे फिर ले ले। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके वो ले सकता है। और ये एलिसिटेड डेटा इसलिए है क्योंकि वो शोधकर्ता उनसे वो डेटा निकलवाता है, उनसे पार्टिसिपेंट से लिख करके मंगवाता है। तो ये उसके पास पहले से उपलब्ध नहीं थे, जैसे कि लेटर्स, डायरीज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें पहले से जैसे उपलब्ध थी बिना स्वरूप में हेरफेर किए। लेकिन जब किसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक शोधार्थी कुछ उनसे पूछे प्रतिभागियों से, तो उनसे वो लिखवा करके भी ले सकता है। इसमें जब शोध करते हैं तो 20 से 25 उसमें प्रतिभागी हो सकते हैं, और जिनका हम साक्षात्कार कर सकते हैं किसी विषय वस्तु पे। और ये संख्या पहले कम हो सकती है, हम हो सकता है 10-12 से शुरू करें, लेकिन हम इसको इसलिए धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं जब तक कि हमें पूरे जो है जो सूचनाएं फिर बार बार वैसी सूचना आने लगे, सूचनाओं का वही दोहराई जाए और लोगों को बढ़ाएं तो वैसी ही सूचना मिलने लगे, तब फिर हम फिर बंद कर देते हैं। फिर हम उसके ज़्यादा और प्रतिभागियों को नहीं लेते हैं अपने शोध में। तो जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि अब डेटा सैचुरेशन हो गया है, बार बार वही डेटा वैसी प्रकार के प्रदत्त आ रहे हैं, तो हम फिर उसके बाद जो प्रतिभागी हैं उनकी संख्या वहीं सीमित छोड़ देते हैं, अब आगे और नहीं लेते। कभी कभी थियरी के कंफर्म करने के लिए या उसके रिफ्यूट करने के लिए, या कि ये है कि नहीं, हम उसको क्या करते हैं कि इंटरव्यू भी करते हैं दूसरे समूह के साथ। वैसे ही उसी के समान अन्य जो समूह हैं उनके भी हम साक्षात्कार ले सकते हैं, जिनके की विविध प्रकार के अनुभव हो रहे हों। डेटा एनालिसिस जब प्रदत्त विश्लेषण करते हैं तो इसमें जो है, जैसा हमने भी बताया है कि इसमें कोडिंग प्रोसीजर, रिसर्चर डेटा के साथ अंतरक्रिया करता है और फिर सोच समझ के वो कोडिंग प्रक्रिया को अपनाता है। इस कोडिंग प्रक्रिया उसको थोड़ा सा मानकीकृत करने में मदद करती है कि जो हमने सिद्धांत बनाया है तो ये वास्तव में यही सिद्धांत है कि नहीं। तो इस तरीके से ये कोडिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, करना पड़ता है रिसर्चर को। यहाँ पर जो प्रदत्त विश्लेषण है, इसमें बहुत सारे वैकल्पिक अर्थ भी हो सकते हैं। तो इसमें जरूरी है कि आप सृजनशील भी हों और साथ में व्यवस्थित भी हों, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। और जो प्रत्यय उस थियरी के एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करते हैं, तो उनको भी हमें उनको स्पष्ट रूप से उनके बारे में उल्लेख करना चाहिए। जैसे ही हम पहला हम कांटेक्ट करते हैं किसी घटना के संग या किसी प्रसंग के संग, वहीं से हमारी जो है प्रदत्त विश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। जैसा क्वालिटेटिव रिसर्चेस में होता है कि प्रदत्त विश्लेषण प्रदत्त संकलन के साथ साथ चल सकता है, और यह प्रदत्त विश्लेषण तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा ग्राउंडेड थ्योरी का आप पूरा निर्माण न कर ले। तो डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस दोनों ही एक साथ साथ चलने वाली और निरंतर चलने वाली गतिविधियां होती हैं।
ऐसा नहीं है कि हम पहले डेटा कलेक्शन कर लें, उसके पश्चात हम फिर डेटा विश्लेषण करें। तो इसलिए दोनों गतिविधियां साथ साथ और निरंतर चलने वाली होती हैं। प्रदत्त विश्लेषण जब ग्राउंडेड थ्योरी में करते हैं तो उसके कुछ चरण हैं और उनमें प्रमुखता से हमने जो कोडिंग की जाती है उनके चरणों की व्याख्या यहाँ पे की गई है। और इसमें जो ऐसा ग्राउंडेड थ्योरी में बताया गया है, आपको चर्चा हो चुकी है कि इसमें जो है डेटा से ही थियरीज उभर करके आती हैं और यह एक स्ट्रक्चर्ड उपागम होता है। जो थियरीज हैं वो थीम्स से निकलती हैं, तो उसमें जो थीम्स उभर के आती हैं वो डेटा से कैसे उभर के आती हैं, वो कोडिंग की प्रक्रिया के द्वारा गुजर करके थीम्स निकल के आती हैं। तो इसमें 3 प्रकार की कोडिंग होती है ग्राउंडेड थियरी में। पहली है ओपन कोडिंग, दूसरी है एक्सियल कोडिंग और तीसरी है सेलेक्टिव कोडिंग। जो सबसे प्रारंभिक कोडिंग ग्राउंडेड थियरी में जो किया जाता है वो है ओपन कोडिंग और यह प्रदत्त विश्लेषण का पहला चरण है ग्राउंडेड थियरी में। ओपन कोडिंग में क्या होता है कि शोधकर्ता जो उसके पास सूचनाएं हैं, जो प्रदत्त हैं, जो शब्दों के रूप में हैं, टेक्स्ट के रूप में हैं, लेख के रूप में हैं, उन्हें पढ़ता है, ध्यानपूर्वक पढ़ता है और उनको पढ़ करके कुछ जो उसमें महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं या कुछ थीम्स हैं उनकी पहचान करता है, पहचान करने की कोशिश करता है और उसके बाद उन संप्रत्यय और उन थीम्स को श्रेणीबद्ध करने की कोशिश करता है। यानी उन थीम्स को और जो संप्रत्यय निकले हैं नाना प्रकार के दी हैं तो उनको श्रेणियों में बांट करके रखता है। तो ये पहला चरण है ओपन कोडिंग। तो इसमें महत्वपूर्ण अवधारणाओं की, संप्रत्ययों की, थीम्स की पहचान की जाती है। उसके बाद उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है कि एक श्रेणी में हमने कुछ सूचनाएं रखी जो समान तरीके की हैं, दूसरी श्रेणी हमने बनाई दूसरे सूचनाओं की, तीसरी श्रेणी बनाई हमने कुछ अन्य थीम्स की, चौथी श्रेणी बनाई कुछ और अवधारणाओं की। तो इस तरीके से हम पहले जो हमारे पास जो सूचनाएं हैं, जो शब्दों के रूप में, वाक्यांशों के रूप में जो डेटा उपलब्ध हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए हम उनको पहले उनको इनिशियल स्टेज में पढ़ते हैं और उसके बाद उनकी पहचान करते हुए और फिर उनको श्रेणियों में बांटते हैं। दूसरे चरण में, पहले चरण के बाद हम दूसरे चरण में जब आते हैं तो एक्सियल कोडिंग होती है। यहाँ पर पहले चरण की कोडिंग के पश्चात हम क्या करते हैं कि जो संप्रत्यय हैं उन संप्रत्ययों को संयोजित करते हैं, उन अवधारणाओं को संयोजित करते हैं और एक दूसरे से उनका संबंध देखते हैं। एक्सियल कोडिंग से कुछ संबंधों की कड़ियों की पहचान हो जाती है। तो इस तरीके से पहले में तो केवल हमें संप्रत्यय मिले, कुछ अवधारणाएं मिली और कुछ थीम्स निकल के आए और उनको हमने अलग अलग श्रेणियों में रख दिया। जो कुछ अवधारणाएं एक जैसी हैं, एक धारणाओं की बातों से संबंधित है पहले अवधारणा से, तो उनको एक जगह कर दिया। तो पहले चरण में ये करते हैं। दूसरे चरण में ये देखते हैं कि जो अवधारणा है एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, उनमें कोई संबंध है या नहीं। तो इस तरीके से उनके संबंध को देखने की कोशिश की जाती है। हम उनको जब सुसंगठित रूप से रखते हैं उन अवधारणाओं को, तब हमें उनमें संबंध भी दिखाई दे सकता है और यदि संबंध है तो उनकी हम पहचान करते हैं और उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि यह संप्रत्यय या थीम कैसे दूसरे से जुड़ रही है। इसके लिए हमें जो इतना आसान नहीं है जो कि हमने दो चार शब्दों में बता दिया, 2-4 वाक्यों में। इसके लिए लगातार आपको आपके पास जो
टेक्स्ट मटेरियल है, जो राइटअप्स हैं और जो आपने कोडिंग कर रखी है, उनको लगातार बारंबार पुनः पुनः पढ़ना पड़ता है। पढ़ पढ़ के उनको संजो करके जब आप रखते हैं, देखते हैं, तब उनको आपको लगता है कि इनमें कुछ संबंध दिख रहा है, इसमें और इसमें कुछ संबंध दिख रहा है। ये जब हो रहा है उसके बाद ये बात हो रही है, इन दो वर्गों के बीच में ऐसा संबंध दिख रहा है, इन दो वर्गों में कुछ हमें दिख रहा है कि द्वंद्व की स्थिति, ये जब इन पार्टिसिपेंट्स के दो वर्गों में हम जब देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये द्वंद्व दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ संबंध है, इस चर में और इस चर में संबंध है, इस संप्रत्यय में इस संप्रत्यय में संबंध है। तो इसको देखने के लिए आपको पूरा जो आपके पास डेटा है उनको आपको ध्यान पूर्वक उनको सजाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, वर्गीकरण करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, ऐसे सजोना पड़ता है कि जिससे कि आपको स्पष्ट हो सके कि किसी में संबंध है, किसी में किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कुछ क्रियाकलाप के कुछ उसके क्रम दिखाई दे रहे हैं कि किस क्रम में हो रही है बातें, कब कौन सी हो रही हैं, उसके बाद क्या घट रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेल कोडिंग के दौरान देख सकते हैं कि संबंध है कि नहीं, उनमें कोई लिंक है कि नहीं, किसी के बीच में कुछ विरोधाभास है क्या। तो उन सब बातों का अध्ययन करते हैं एक्सेल कोडिंग के समय। अंतिम चरण में सेलेक्टिव कोडिंग में अब आप क्या करते हैं कि कोई एक श्रेणी को चुन करके उनके दूसरे श्रेणियों के जो संप्रत्यय हैं उनको पुनः परिभाषित करते हुए आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो जो सिद्धांत है वह उससे उसकी पुष्टि हो रही है कि नहीं। तो आप अब जो आपके सिद्धांत जो थोड़े बहुत सामान्यीकरण आप निकल के आ रहे हैं उनकी पुष्टि के लिए दोबारा आप वो उस एक श्रेणी को चुनते हैं और उस श्रेणी के संबंध दूसरे श्रेणियों के संग कैसे हैं उसकी हम पुनः उसकी परिभाषा करते हैं, जिससे कि एक सिद्धांत की को विकसित किया जा सके। यहाँ पर यह इस स्टेज में जो सिद्धांत आप उभर के आ रहे हैं, जो सामान्यीकरण निकल के आ रहे हैं, उनकी आपको पुष्टि करनी पड़ती है, जांच करनी पड़ती है, पुनः जांच करनी पड़ती है, क्योंकि अब ये सेलेक्टिव कोडिंग में ये डेटा से ही जांच हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको इसके लिए फिर से डेटा की तरफ जाना पड़े और देखना पड़े वो क्या कह रहे हैं, और जो आपने राइटअप्स तैयार किए थे वहाँ पे जाना पड़े, और कभी कभी आपको पुनः हो सकता है कि कुछ छूट गया है तो आप फिर से क्षेत्र में जाएं। और थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की बात हमने की थी, सैद्धांतिक सैम्पलिंग, वहाँ से फिर से कुछ उससे संबंधित जो कुछ फैक्ट्स, डेटा, सूचनाएं रह गई हैं वो एकत्रित करके लाएं, इकट्ठा करके लाएं और फिर उसको जोड़ करके आप वैलिडेट करें। तो इस चरण में सेलेक्टिव कोडिंग के चरण में आपने जो पहले चरण में आपने जो संबंध देखे थे उसकी पुष्टि करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए आप पुनः जांच करते हैं। पुनः जांच करने के लिए हो सकता है कि आपको क्षेत्र में फिर जाना पड़े और फिर से देख कर के आना पड़े कि ये जो बात जो निकल के आ रही है, सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी सामान्यीकरण से आगे चल कर के सिद्धांत तैयार होते हैं। तो ये क्या यथार्थ हैं, रियल हैं, ये वास्तविक हैं कि नहीं। तो इसके लिए आप वो डेटा ले आकर के, और जब डेटा सैचुरेशन हो जाता है, यानी डेटा सैचुरेशन का अर्थ है कि जब आप फिर से सूचनाओं को लेकर के आते हैं तो वो वही बारंबार वही बातें हो रही हैं, उन्हीं बातों का रिपीटिशन हो रहा है जो आप देख चुके हैं, पुनरावृत्ति उन्हीं बातों की हो रही है। तब आप आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त डेटा है और ये सैचुरेशन हो चुका है। सैचुरेशन का मतलब है कि अब कोई नई
जो सूचना या नए प्रदत्त जो आ रहे हैं, वो जो बातें हैं उन्हीं का ही पुनरावृत्ति हो रहा है, उसमें कोई और नई बात उभर करके नहीं आ रही है। तो इस तरीके से सिद्धांत को जो है फाइनल करने के पहले उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि हमने जो डेटा से जो प्राप्त किया है, जो सामान्यीकरण की ओर हम बढ़े हैं और जो हम अभी सामान्यीकरण से सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं, वह वास्तविकता को ही दर्शाते हैं। तो इसके लिए हम लोग हड़बड़ी बिना किए हुए हैं, पुनः जांच, पुनः डेटा को अध्ययन करना, ये कोशिश करते हैं, जिससे कि हम आश्वस्त हो सकें कि जो बात कही गई है वो सही बात है और इसमें कोई विश्वसनीय बात है और ये भरोसेमंद बात है। इसमें इस कोडिंग के 3 चरणों से होते हुए ये डेटा एनालिसिस जो है ग्राउंडेड थियोरी की पूर्ण होती है। जब डेटा एनालिसिस पूर्ण हो जाता है तब हम निष्कर्ष पर आते हैं और हम अपने फाइंडिंग्स को फाइनली लिख देते हैं। जैसा अभी हमने बताया है कि यह कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड कहलाता है और एक शोधार्थी और के बीच में और प्रदत्त के बीच में एक अंतरक्रिया चल रही होती है, जिससे कि थियोरी निर्मित होती है। ये चीज़ें हम बता चुके हैं कि थियोरेटिकल सेंसिटिव होना चाहिए, और थियोरेटिकल सेंसिटिव होने का मतलब क्या है, इसमें मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जब यह शोधार्थी समझ सके, सोच सके कि किस प्रकार का हमें और प्रदत्त आवश्यक है जिसके कि हमें संकलन करना है, और कौन से ऐसे आयाम हैं जिनके बारे में हमारे पास प्रचुर मात्रा में डेटा है, और हमारे लिए वो जो आवश्यक डेटा हैं वो ग्राउंडेड थ्योरी में आ चुके हैं। तो ये कहलाती है थियोरेटिकल सेंसिटिविटी। रिपोर्ट राइटिंग में सारे में जो प्रमुख जो प्रश्न हैं शोध के, वो हमें विवेचना करने चाहिए, रखने चाहिए। जो प्रतिभागी गण थे, वो जिनका चयन आपने किया है, तो उनका चयन आपने क्यों किया, यह भी आपको रखना चाहिए अपने ग्राउंडेड थियोरी के रिपोर्ट में। जो आपने विधियां प्रदत्त संकलन के लिए अपनाई हैं, उनको भी बताना चाहिए। सबसे लंबा इसमें जो होता है रिपोर्ट, वो है रिजल्ट। जो आप पाए हैं फाइंडिंग्स वाला सेक्शन, वो सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत सूचनाएं दी जाती हैं जो कि आपने ग्रहण की हैं, प्राप्त की हैं अपने शोध से। और अंत में फाइनली जाके ग्राउंडेड थियोरी को आप अच्छे से विवेचना करते हुए प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं। अब हम आते हैं ये ग्राउंडेड थियोरी के कुछ जो स्ट्रेंथ हैं और जो सीमाएं हैं। तो इनकी खूबियां क्या हैं इस ग्राउंडेड थ्योरी की। तो इसके जो स्ट्रेंथ हैं कि यह नए सिद्धांत का प्रतिपादन या नए सिद्धांत का सर्जन इस संभव है ग्राउंडेड थ्योरी के द्वारा। इसमें नई अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए एक अच्छा शोध विधि है। दूसरी इसकी जो अच्छाई है वह है कि फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव, ये लचीला और अनुकूली होता है। जो इसमें ग्राउंडेड थियोरी में जो सिद्धांत उभर करके आती हैं, तो ये सिद्धांत जो ग्रास रूट पे जो डेटा है प्रदत्त है, उनसे उभर करके आती हैं। तो यहाँ पर डेटा के माध्यम से, डेटा से ही उभर करके कुछ थ्योरीज आती हैं,
और इसमें जैसे जैसे शोध आगे बढ़ता जाता है तो वहाँ पर कुछ हम अनुकूलन भी करते हैं, हम कुछ ऐसी बातों को भी शामिल करते हैं जिससे कि हमें कुछ चेंज करना है, कुछ बदलना है अपने विधि में, आंकड़ों में, और आंकड़े लेने हैं, हमें फिर से क्षेत्र में जाना है, अन्य विधि से डेटा लेना है, वो भी हम करते हैं। तो ये लचीलापन और इसका जो अनुकूलीपन है ये इससे संभव हो पाता है कि हम ये इससे थ्योरीज जो है वो सही और वास्तविकता को दर्शाती हुई थ्योरीज हों, सिद्धांत निकले। तीसरा इसका गुण है संदर्भ विशिष्ट खोज। यहाँ पर यह जो है इससे एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है और जो कि एक विशिष्ट शोध संदर्भ के लिए जो कि प्रासंगिक होता है। इसका गुण है, विशेषता है कि इटरेटिव प्रोसेस है। इसका अर्थ है कि यह पुनरावर्ती प्रक्रिया है। यहाँ पे लगातार डेटा का या हम कहते हैं प्रदत्त का संकलन और उसके साथ साथ विश्लेषण चलता रहता है, लगातार कंटिन्यूअस, दोनों साथ साथ चलते हैं, जिससे कि जो शोध की फाइंडिंग्स हैं उनकी शुद्धता बनी रहती है और गहराई से भी हम बातों को, सिद्धांतों को समझ सकते हैं, रख सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रक्रिया होने के कारण ही ये संभव हो पाता है कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो सटीक और शुद्ध होती हैं और उनमें डेटा के जो विश्लेषण और डेटा का जो संकलन है साथ साथ चलने के कारण ये संभव हो पाता है, जो हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। और अंतिम बहुत महत्वपूर्ण जिसकी अच्छाई है वह है रिच डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। यह समृद्ध विस्तार पूर्वक वर्णन होता है ग्राउंडेड थियरी में। स्वाभाविक स्थिति में सामाजिक प्रक्रियाओं का संपूर्ण व्याख्या भली प्रकार संभव हो पाता है ग्राउंडेड थियरी में। तो इस तरीके से ग्राउंडेड थियरी की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इसकी अच्छाइयाँ हैं, कुछ सीमाएं भी हैं और इसमें समय बहुत अधिक लगता है क्योंकि जब आपको प्रदत्त संकलन करना है, बारंबार करना है, तो उसमें समय लगता है और जितना ज़्यादा अंबार होगा प्रदत्त का, जितने बार आप जाएंगे फील्ड में और डेटा लेंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आपके पास डेटा होगा और उतने डेटा का फिर आपको कोडिंग करना है और फिर कोडिंग के बाद आपको एनालिसिस करना है, तो ये समय लगता है। और एनालिसिस के साथ साथ पुनः फिर आप फिर से कभी आप थियोरेटिकल सैम्पलिंग के लिए फिर जाते हैं प्रदत्त संकलन के लिए, तो इसलिए लंबी प्रक्रिया होती है, समय लगता है। दूसरी इसकी एक जो सीमा है कि इसमें जो है एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। एक शोधकर्ता के लिए ज़रूरी है, शोधकर्त्री के लिए, कि उसके ग्राउंडेड थियरी की जो विधि है उसमें उसकी समझ अच्छी होनी चाहिए, तगड़ी समझ होनी चाहिए, तभी वह ये ग्राउंडेड थियरी को भली प्रकार से कर सकता है। और यह एक्सपर्टीज़ आसानी से नहीं आती है। विशेषज्ञता हासिल करने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत विचार करना पड़ता है और इसके लिए थोड़ा सा आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। तो आपके पास कार्य करते करते वह अनुभव से भी आप बहुत सारी चीज़ें इस ग्राउंडेड थियरी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और समझ उत्पन्न कर सकते हैं। इसकी तीसरी सीमा है रिस्क ऑफ बायस। तो यहाँ पे पूर्वाग्रह या पक्षपात की भी आशंका हो जाती है कभी, क्योंकि यहाँ पर जो व्याख्या होती है तो यहाँ पर रिसर्चर के विश्लेषण के आधार पर ही व्याख्या होती है, उसी पे हम निर्भर होते हैं। शोधकर्ता या शोधकर्त्री या शोधार्थी के ऊपर ही के विश्लेषण पे ही व्याख्या निर्भर करती है और व्याख्या से ही फाइंडिंग्स आती हैं।
तो रिसर्चर के विश्लेषण पर चूंकि आधारित होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठता आ सकती है, सब्जेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं वो आ सकती है। तो एक यह भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भी इसकी आशंका रहती है, इसका भी सब्जेक्टिविटी का भी एक खतरा होता है। चौथा इसकी जो सीमा है वो है आंकड़ों का अधिभार। हमने भी बताया कि इसमें डेटा जो होते हैं बहुत भारी मात्रा में होते हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि उनका प्रबंधन करना, उनका विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। तो आपको एक व्यवस्थित रूप से डेटा को रखना और उनका विश्लेषण करना और उस विश्लेषण के आधार पर किसी सामान्यीकरण पे आना, उन सामान्यीकरण से होते हुए धीरे धीरे आप फिर सिद्धांत पे आते हैं। तो यह जो है डेटा इतने प्रचुर मात्रा में होता है कि उनसे सामान्यीकरण तक आते आते बहुत आपको गुजरना पड़ता है डेटा के अंबार से। बहुत ज़्यादा सूचनाएं होती, बहुत ज़्यादा प्रदत्त होता है, बहुत ज़्यादा इतने पृष्ठ भर जाते हैं, कई पृष्ठ होंगे, तो उनको बार बार पढ़ना, उनको आप पृष्ठों को जब संगठित करते हैं, कम भी करते हैं, कंडेंस भी करते हैं, तभी भी बहुत सैकड़ों में पन्ने होते हैं। उनसे आपको पढ़ करके और उनको उसको श्रेणीबद्ध कर करके अलग अलग रखना, संयोजन करना, उनको व्यवस्थित करके रखना, तो ये बहुत कठिन कार्य होता है। तो यहाँ पर डेटा ओवरलोड या जो प्रदत्त अधिभार है, ये भी इसकी एक सीमा है। और अंतिम जो सीमा है कि सामान्यीकरण में कठिनाई। तो यहाँ पे जो फाइंडिंग्स हैं बहुत संदर्भ विशिष्ट होती हैं और हो सकता है कि वह बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से सब जगह लागू ना हो सकें। तो इसलिए हम जो कहते हैं कि ये हस्तांतरीकरण की बात करते हैं कि ये लागू हो पाएगा कि नहीं दूसरी जगह, तो जनरलाइजेबिलिटी यहाँ पर थोड़ा कठिन हो सकती है, क्योंकि जब हम ये ग्राउंडेड थियरी में शोध कर रहे होते हैं तो किसी एक विशेष संदर्भ में कर रहे होते हैं, और जब वो विशेष संदर्भ की बात कर रहे होते हैं तो उसके जो फाइंडिंग्स हैं वो दूसरी जगह एकदम हूबहू वैसे ही संदर्भ हो तब तो लागू होंगी, वरना नहीं। तो इसलिए ये व्यापक रूप से चूँकि हम सोच रहे हैं कि सिद्धांत है तो बड़े सिद्धांत को हम दूसरी जगह आसानी से हम लागू कर सकते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। यहाँ रेफरेंसेस दिए गए हैं, ये आपके काम आएंगी। धन्यवाद।